नामक एक गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और बेटे चिंटू के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रघु मेहनती किसान था, लेकिन वर्षों से पड़ा सूखा और कर्ज ने उसकी कमर तोड़ के रख दी थी। रघु हमेशा सुबह होने से पहले अपने खेत में चला जाता था। वहाँ दिन भर कड़ी मेहनत करता था और शाम को लकड़ियाँ इकट्ठा करके उसे बाजार में बेच देता था। उसे जो भी पैसा मिलता उसे घर पर सामान लेकर जाता था। रघु जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहा था। आइए रघु जी, आज बहुत देर कर दिया अपने आने में। अरे क्या बताऊं भाग्यवान, आज बाजार में सौदा थोड़ा कम चला। लकड़ियां के सिर्फ 15 रुपए ही मिले हैं, लेकिन देखो आलू और थोड़े चावल लेकर आया हूँ मैं। दिन भर की थकान दूर करने के लिए चारपाई पर वो बैठ जाता है। बाबा बाबा, स्कूल में आज मास्टर जी ने कहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ। शाबाश बेटा, तू पढ़ेगा तो हमारा भी नाम रोशन करेगा। देखो रघु जी, चिंटू पूरा आप पर गया है। आपके जैसा ही समझदार और मेहनती है। रघु का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत थी। वो कभी हार नहीं मानता था। गाँव के लोग उसकी मेहनत की मिसाल देते थे, लेकिन भाग्य ने भी उसकी परीक्षा लेना शुरू कर दिया था। एक दिन सुबह गौरी को तेज बुखार और चक्कर आने लगे। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन रघु की नजरें उसकी हालत पर पड़ चुकी थी। भाग्यवान, ये चेहरा पीला क्यों पड़ गया है? कब से है ऐसी तबीयत? कुछ नहीं जी, बस थोड़ा सा बुखार आया है। नहीं भाग्यवान, अब देरी नहीं, क्या पता तबीयत और खराब हो जाए। चलो डॉक्टर के पास। रघु अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने जांच की और तुरंत भर्ती कराने की सलाह देते हैं। अरे ओहो, अरे रघु, गौरी की हालत बहुत गंभीर है। उसके इलाज होने में कुछ दिन लग सकते हैं। दवाइयाँ और देखभाल के लिए पैसे भी लगेंगे। ये सुनते ही रघु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पास पहले ही कुछ नहीं बचा था। जो थोड़े पैसे उसने कर्ज चुकाने के लिए संभाल कर रखे थे, उसे भी अस्पताल में जमा कर देता है वो। रात के सन्नाटे में अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठा रघु आसमान की ओर देखकर कहता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? भाग्यवान की हालत देखी नहीं जाती और जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। अगली सुबह डॉक्टर फिर कहता है, इलाज जारी रखना है तो दवाइयों की फीस जमा करवानी होगी। एक दिन का समय दीजिए डॉक्टर साहब। रघु को पैसों की चिंता ने अंदर से झकझोर कर रख दिया था, लेकिन वो जानता था उसकी पत्नी ही उसकी दुनिया है। वो उसे खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपने खेत को बेचने का प्लान बनाता है। रघु अपने गांव के सबसे धनी और लालची व्यापारी मोहन सेठ के पास गया। सेठ जी, एक मदद कर दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे रघु, तू तो हर चीज मेहनत से प्राप्त करता है ना, लेकिन आज कौन सी मुसीबत आ गई? सेठ जी, मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है। उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, तो मैं अपना खेत बेचना चाहता हूँ। हाँ, मैं तो पहले से जानता था रघु, मेहनत से हर चीज हासिल नहीं की जा सकती। ठीक है, मैं तेरा खेत खरीद लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ठीक है सेठ जी। मोहन सेठ ने रघु की मजबूरी का फायदा उठाते हुए खेत को आधी कीमत में खरीद लेता है, लेकिन रघु के मन में एक ही सुकून था कि मेरी भाग्यवान बच जाए। रघु उस पैसों को लेकर अस्पताल में जमा करा देता है। अब आपकी पत्नी की हालत में सुधार है, दवाइयाँ असर कर रही हैं। धन्यवाद भगवान। अगर मेरे खेत की कीमत से मेरे भाग्यवान की जान बच जाए तो ये सौदा मंजूर है। कुछ दिनों बाद गौरी पूरी तरह ठीक हो जाती है और घर लौटती है, जिसके बाद रघु सच्चाई छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन गौरी को सब पता चल जाता है। अरे, आपने मेरे लिए अपना खेत बेच दिया। हाँ भाग्यवान, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं किसके लिए जीता? लेकिन हमारा खेत ही जिंदगी का एकमात्र सहारा था। भाग्यवान, तुझसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम नहीं रहती तो वो खेत भी सूना होता, वो मिट्टी भी मुझे कुछ नहीं देती। गौरी चुप हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो जानती है उसके लिए उसका पति ये सबसे बड़ा धन है। समय बीतता गया। अब गौरी पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। धीरे धीरे उसने घर का काम काज भी संभालना शुरू कर दिया, पर उसके चेहरे पर एक अधूरापन था। उसकी खेत की कमी जो हर दिन उसे अंदर से कचोटती थी। वहीं रघु अब पहले से ज्यादा शांत रहने लगा था। रघु जी, आज खेत की बहुत याद आ रही है। मुझे भी भाग्यवान, पर जब भी उस खेत के बारे में सोचता हूँ तुम्हारी वो बेहोशी याद आ जाती है। डॉक्टर का चेहरा और वो शब्द, और पैसे लगेंगे। रघु जी, अगर मैं नहीं भी बचती तब भी आप उसे बेचते।
भाग्यवान, तुम मेरी जीवन साथी नहीं, मेरा जीवन हो। उस मिट्टी में मैं तुम्हारे साथ सपना देखा था, लेकिन अगर वो सपना ही नहीं रहा तो खेत किस काम का। गौरी चुप हो जाती है। दोनों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। चिंटू ये सब देख रहा होता है, लेकिन उसका छोटा सा दिल ये नहीं समझता कि खेत बिक चुका है, और उसकी मासूम समझ मिट्टी से उसका जुड़ाव नहीं तोड़ने देती। उधर मोहन सेठ नए खेत में अपना नया घर बनाना शुरू कर दिया था। कुछ मजदूर गड्ढा खोद रहे थे, तभी उनको एक मिट्टी का घड़ा मिला जो सोने और चांदी के सिक्कों से भरा था। जल्दी पूरे गांव में ये बात फैल गई कि रघु के खेत में खजाना निकला है। ये सुनकर मोहन सेठ खुशी से झूम उठा। वाह, क्या किस्मत है मेरी। पहले ही खेत को आधी कीमत पर खरीदा था और अब उसमें खजाना निकला। वाह वाह, किसी की किस्मत हो तो मोहन सेठ जैसी हो। ये खबर सुनकर रघु टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भाग्यवान, लगता है भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया है। अब वो मिट्टी, वो खजाना हमारा नहीं रहा। अगर वो हमारे नसीब में होता तो हमसे दूर नहीं जाता। अगले दिन भोला भाला बच्चा चिंटू अपने खेत पर चला गया और वहाँ पर खेलने लगा। तभी उसकी नजर एक मटकी पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा तो उसमें कुछ कागज थे। उस कागज को लेकर वो अपने पिता के पास गया। अम्मा, बाबा, देखो ये क्या मिला खेत में। अरे, ये तो जमीन के असली कागजात हैं। रघु जी, क्या ये साबित कर सकते हैं कि खेत अब भी हमारा है? हाँ भाग्यवान, इन कागजों में लिखा है कि हमारे दादाजी ने ये खेत अपनी इच्छा पर छोड़ा था। बिना उचित दाम और कानूनी प्रक्रिया के ये खेत नहीं बेचा जा सकता है। उन कागजों को देखकर रघु को एक नई उम्मीद मिल गई थी। वो तुरंत कागजों को लेकर तहसील कार्यालय गया। सर जी, ये देखिए, क्या है ये? मेरे खेत के असली कागज हैं। ये दस्तावेज तो बिल्कुल असली है। मोहन सेठ ने जिस तरह से खेत खरीदा है वो अवैध है। उस सौदे को रद्द किया जाता है। तो क्या मैं अपना खेत वापस ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए पंचायत का फैसला जरूरी है। रघु के अंदर एक नई ऊर्जा आ गई थी। वो सीधा गांव लौटा और सभी गांव वालों को बुलाकर पंचायत बैठाने की अपील करता है। रघु, जो दस्तावेज लाया है वो सही है। मोहन सेठ, इसके बारे में तुम्हें कुछ कहना है क्या? मैंने ये सौदा ईमानदारी से किया था। उसने खुद मुझे इस खेत को बेचा था। सेठ जी, आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है, वो भी तब जब मेरी पत्नी अंतिम सांसें गिन रही थी। मोहन सेठ, दस्तावेजों के अनुसार ये सौदा गलत है और गांव की मर्यादा में लालच की कोई जगह नहीं है। इसीलिए ये खेत रघु को वापस मिलेगा। रघु की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद उसका खेत वापस मिल गया। खेत वापस मिलने के बाद रघु और गौरी के जीवन में नई सुबह आ गई। लेकिन खेत कई वर्षों से वीरान पड़ा था, बंजर और सूख चुका था। अब वहाँ मिट्टी दरक रही थी, लेकिन रघु के हौसले में अब भी कोई दरार नहीं थी। हरिपुर नामक एक गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और बेटे चिंटू के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रघु मेहनती किसान था, लेकिन वर्षों से पड़ा सूखा और कर्ज ने उसकी कमर तोड़ के रख दी थी। रघु हमेशा सुबह होने से पहले अपने खेत में चला जाता था। वहाँ दिन भर कड़ी मेहनत करता था और शाम को लकड़ियाँ इकट्ठा करके उसे बाजार में बेच देता था। उसे जो भी पैसा मिलता उसे घर पर सामान लेकर जाता था। रघु जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहा था। आइए रघु जी, आज बहुत देर कर दी अपने आने में। अरे क्या बताऊं भाग्यवान, आज बाजार में सौदा थोड़ा कम चला। लकड़ियां के सिर्फ 15 रुपए ही मिले हैं, लेकिन देखो आलू और थोड़े चावल लेकर आया हूँ मैं। दिन भर की थकान दूर करने के लिए चारपाई पर वो बैठ जाता है। बाबा, बाबा, स्कूल में आज मास्टर जी ने कहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ। शाबाश बेटा, तू पढ़ेगा तो हमारा भी नाम रोशन करेगा। देखो रघु जी, चिंटू पूरा आप पर गया है। आपके जैसा ही समझदार और मेहनती है। रघु का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत थी। वो कभी हार नहीं मानता था। गाँव के लोग उसकी मेहनत की मिसाल देते थे, लेकिन भाग्य ने भी उसकी परीक्षा लेना शुरू कर दिया था। एक दिन सुबह गौरी को तेज बुखार और चक्कर आने लगे। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन रघु की नजरें उसकी हालत पर पड़ चुकी थी। भाग्यवान, ये चेहरा पीला क्यों पड़ गया है? कब से है ऐसी तबीयत? कुछ नहीं जी, बस थोड़ा सा बुखार आया है। नहीं भाग्यवान, अब देरी नहीं,
क्या पता तबीयत और खराब हो जाए। चलो डॉक्टर के पास। रघु अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने जांच की और तुरंत भर्ती कराने की सलाह देते हैं। अरे ओहो, अरे रघु, गौरी की हालत बहुत गंभीर है। उसके इलाज होने में कुछ दिन लग सकते हैं। दवाइयाँ और देखभाल के लिए पैसे भी लगेंगे। ये सुनते ही रघु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पास पहले ही कुछ नहीं बचा था। जो थोड़े पैसे उसने कर्ज चुकाने के लिए संभाल कर रखे थे, उसे भी अस्पताल में जमा कर देता है वो। रात के सन्नाटे में अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठा रघु आसमान की ओर देखकर कहता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? भाग्यवान की हालत देखी नहीं जाती और जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। अगली सुबह डॉक्टर फिर कहता है, इलाज जारी रखना है तो दवाइयों की फीस जमा करवानी होगी। एक दिन का समय दीजिए डॉक्टर साहब। रघु को पैसों की चिंता ने अंदर से झकझोर कर रख दिया था, लेकिन वो जानता था उसकी पत्नी ही उसकी दुनिया है। वो उसे खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपने खेत को बेचने का प्लान बनाता है। रघु अपने गांव के सबसे धनी और लालची व्यापारी मोहन सेठ के पास गया। सेठ जी, एक मदद कर दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे रघु, तू तो हर चीज मेहनत से प्राप्त करता है ना, लेकिन आज कौन सी मुसीबत आ गई? सेठ जी, मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है। उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, तो मैं अपना खेत बेचना चाहता हूँ। हाँ, मैं तो पहले से जानता था रघु, मेहनत से हर चीज हासिल नहीं की जा सकती। ठीक है, मैं तेरा खेत खरीद लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ठीक है सेठ जी। मोहन सेठ ने रघु की मजबूरी का फायदा उठाते हुए खेत को आधी कीमत में खरीद लेता है। लेकिन रघु के मन में एक ही सुकून था कि मेरी भाग्यवान बच जाए। रघु उस पैसों को लेकर अस्पताल में जमा करा देता है। अब आपकी पत्नी की हालत में सुधार है, दवाइयाँ असर कर रही हैं। धन्यवाद भगवान। अगर मेरे खेत की कीमत से मेरे भाग्यवान की जान बच जाए तो ये सौदा मंजूर है। कुछ दिनों बाद गौरी पूरी तरह ठीक हो जाती है और घर लौटती है। जिसके बाद रघु सच्चाई छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन गौरी को सब पता चल जाता है। अरे, आपने मेरे लिए अपना खेत बेच दिया। हाँ भाग्यवान, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं किसके लिए जीता? लेकिन हमारा खेत ही जिंदगी का एकमात्र सहारा था। भाग्यवान, तुझसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम नहीं रहती तो वो खेत भी सूना होता, वो मिट्टी भी मुझे कुछ नहीं देती। गौरी चुप हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो जानती है उसके लिए उसका पति ये सबसे बड़ा धन है। समय बीतता गया। अब गौरी पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। धीरे धीरे उसने घर का काम काज भी संभालना शुरू कर दिया, पर उसके चेहरे पर एक अधूरापन था। उसके खेत की कमी जो हर दिन उसे अंदर से कचोटती थी। वहीं रघु अब पहले से ज्यादा शांत रहने लगा था। रघु जी, आज खेत की बहुत याद आ रही है। मुझे भी भाग्यवान, पर जब भी उस खेत के बारे में सोचता हूँ तुम्हारी वो बेहोशी याद आ जाती है। डॉक्टर का चेहरा और वो शब्द, और पैसे लगेंगे। रघु जी, अगर मैं नहीं भी बचती तब भी आप उसे बेचते। भाग्यवान, तुम मेरी जीवन साथी नहीं, मेरा जीवन हो। उस मिट्टी में मैं तुम्हारे साथ सपना देखा था, लेकिन अगर वो सपना ही नहीं रहा तो खेत किस काम का? गौरी चुप हो जाती है। दोनों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। चिंटू ये सब देख रहा होता है, लेकिन उसका छोटा सा दिल ये नहीं समझता कि खेत बिक चुका है, पर उसकी मासूम समझ मिट्टी से उसका जुड़ाव नहीं तोड़ने देती। उधर मोहन सेठ नए खेत में अपना नया घर बनाना शुरू कर दिया था। कुछ मजदूर गड्ढा खोद रहे थे, तभी उनको एक मिट्टी का घड़ा मिला जो सोने और चांदी के सिक्कों से भरा था। जल्दी पूरे गांव में ये बात फैल गई कि रघु के खेत में खजाना निकला है। ये सुनकर मोहन सेठ खुशी से झूम उठा। वाह, क्या किस्मत है मेरी। पहले ही खेत को आधी कीमत पर खरीदा था और अब उसमें खजाना निकला। वाह वाह, किसी की किस्मत हो तो मोहन सेठ जैसी हो। ये खबर सुनकर रघु टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भाग्यवान, लगता है भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया है। अब वो मिट्टी, वो खजाना हमारा नहीं रहा। अगर वो हमारे नसीब में होता तो हमसे दूर नहीं जाता। अगले दिन भोला भाला बच्चा चिंटू अपने खेत पर चला गया और वहाँ पर खेलने लगा। तभी उसकी नजर एक मटकी पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा तो उसमें कुछ कागज थे। उस कागज को लेकर वो अपने पिता के पास गया। अम्मा, बाबा, देखो ये क्या मिला खेत में। अरे, ये तो जमीन के असली कागजात हैं। रघु जी,
क्या ये साबित कर सकते हैं कि खेत अब भी हमारा है? हाँ भाग्यवान, इन कागजों में लिखा है कि हमारे दादाजी ने ये खेत अपनी इच्छा पर छोड़ा था। बिना उचित दाम और कानूनी प्रक्रिया के ये खेत नहीं बेचा जा सकता है। उन कागजों को देखकर रघु को एक नई उम्मीद मिल गई थी। वो तुरंत कागजों को लेकर तहसील कार्यालय गया। सर जी, ये देखिए क्या है, ये मेरे खेत के असली कागज हैं। ये दस्तावेज तो बिल्कुल असली है। मोहन सेठ ने जिस तरह से खेत खरीदा है वो अवैध है। उस सौदे को रद्द किया जाता है। तो क्या मैं अपना खेत वापस ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए पंचायत का फैसला जरूरी है। रघु के अंदर एक नई ऊर्जा आ गई थी। वो सीधा गांव लौटा और सभी गांव वालों को बुलाकर पंचायत बैठाने की अपील करता है। रघु, जो दस्तावेज लाया है वो सही है। मोहन सेठ, इसके बारे में तुम्हें कुछ कहना है क्या? मैंने ये सौदा ईमानदारी से किया था। उसने खुद मुझे इस खेत को बेचा था। सेठ जी, आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है, वो भी तब जब मेरी पत्नी अंतिम सांसें गिन रही थी। मोहन सेठ, दस्तावेजों के अनुसार ये सौदा गलत है और गांव की मर्यादा में लालच की कोई जगह नहीं है। इसीलिए ये खेत रघु को वापस मिलेगा। रघु की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद उसका खेत वापस मिल गया। खेत वापस मिलने के बाद रघु और गौरी के जीवन में नई सुबह आ गई। लेकिन खेत कई वर्षों से वीरान पड़ा था, बंजर और सूख चुका था। अब वहाँ मिट्टी दरक रही थी, लेकिन रघु के हौसले में अब भी कोई दरार नहीं थी। हरिपुर नामक एक गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और बेटे चिंटू के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रघु मेहनती किसान था, लेकिन वर्षों से पड़ा सूखा और कर्ज ने उसकी कमर तोड़ के रख दी थी। रघु हमेशा सुबह होने से पहले अपने खेत में चला जाता था। वहाँ दिन भर कड़ी मेहनत करता था और शाम को लकड़ियाँ इकट्ठा करके उसे बाजार में बेच देता था। उसे जो भी पैसा मिलता उसे घर पर सामान लेकर जाता था। रघु जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहा था। आइए रघु जी, आज बहुत देर कर दी अपने आने में। अरे क्या बताऊं भाग्यवान, आज बाजार में सौदा थोड़ा कम चला। लकड़ियां के सिर्फ 15 रुपए ही मिले हैं। लेकिन देखो, आलू और थोड़े चावल लेकर आया हूँ मैं। दिन भर की थकान दूर करने के लिए चारपाई पर वो बैठ जाता है। बाबा बाबा, स्कूल में आज मास्टर जी ने कहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ। शाबाश बेटा, तू पढ़ेगा तो हमारा भी नाम रोशन करेगा। देखो रघु जी, चिंटू पूरा आप पर गया है। आपके जैसा ही समझदार और मेहनती है। रघु का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत थी। वो कभी हार नहीं मानता था। गाँव के लोग उसकी मेहनत की मिसाल देते थे, लेकिन भाग्य ने भी उसकी परीक्षा लेना शुरू कर दिया था। एक दिन सुबह गौरी को तेज बुखार और चक्कर आने लगे। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन रघु की नजरें उसकी हालत पर पड़ चुकी थी। भाग्यवान, ये चेहरा पीला क्यों पड़ गया है? कब से है ऐसी तबीयत? कुछ नहीं जी, बस थोड़ा सा बुखार आया है। नहीं भाग्यवान, अब देरी नहीं, क्या पता तबीयत और खराब हो जाए। चलो डॉक्टर के पास। रघु अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने जांच की और तुरंत भर्ती कराने की सलाह देते हैं। अरे ओहो, अरे रघु, गौरी की हालत बहुत गंभीर है। उसके इलाज होने में कुछ दिन लग सकते हैं। दवाइयाँ और देखभाल के लिए पैसे भी लगेंगे। ये सुनते ही रघु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पास पहले ही कुछ नहीं बचा था। जो थोड़े पैसे उसने कर्ज चुकाने के लिए संभाल कर रखे थे, उसे भी अस्पताल में जमा कर देता है। वो रात के सन्नाटे में अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठा रघु आसमान की ओर देखकर कहता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? भाग्यवान की हालत देखी नहीं जाती और जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। अगली सुबह डॉक्टर फिर कहता है, इलाज जारी रखना है तो दवाइयों की फीस जमा करवानी होगी। एक दिन का समय दीजिए डॉक्टर साहब। रघु को पैसों की चिंता ने अंदर से झकझोर कर रख दिया था, लेकिन वो जानता था उसकी पत्नी ही उसकी दुनिया है। वो उसे खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपने खेत को बेचने का प्लान बनाता है। रघु अपने गांव के सबसे धनी और लालची व्यापारी मोहन सेठ के पास गया। सेठ जी, एक मदद कर दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे रघु, तू तो हर चीज मेहनत से प्राप्त करता है ना, लेकिन आज कौन सी मुसीबत आ गई? सेठ जी, मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है। उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, तो मैं अपना खेत बेचना चाहता हूँ। हाँ 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 हाँ,
मैं तो पहले से जानता था रघु, मेहनत से हर चीज हासिल नहीं की जा सकती। ठीक है, मैं तेरा खेत खरीद लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ठीक है सेठ जी। मोहन सेठ ने रघु की मजबूरी का फायदा उठाते हुए खेत को आधी कीमत में खरीद लेता है। लेकिन रघु के मन में एक ही सुकून था कि मेरी भाग्यवान बच जाए। रघु उस पैसों को लेकर अस्पताल में जमा करा देता है। अब आपकी पत्नी की हालत में सुधार है, दवाइयाँ असर कर रही हैं। धन्यवाद भगवान। अगर मेरे खेत की कीमत से मेरे भाग्यवान की जान बच जाए तो ये सौदा मंजूर है। कुछ दिनों बाद गौरी पूरी तरह ठीक हो जाती है और घर लौटती है। जिसके बाद रघु सच्चाई छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन गौरी को सब पता चल जाता है। अरे, आपने मेरे लिए अपना खेत बेच दिया। हाँ भाग्यवान, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं किसके लिए जीता। लेकिन हमारा खेत ही जिंदगी का एकमात्र सहारा था। भाग्यवान, तुझसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम नहीं रहती तो वो खेत भी सूना होता, वो मिट्टी भी मुझे कुछ नहीं देती। गौरी चुप हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो जानती है उसके लिए उसका पति ये सबसे बड़ा धन है। समय बीतता गया। अब गौरी पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। धीरे धीरे उसने घर का काम काज भी संभालना शुरू कर दिया, पर उसके चेहरे पर एक अधूरापन था। उसके खेत की कमी जो हर दिन उसे अंदर से कचोटती थी। वही रघु अब पहले से ज्यादा शांत रहने लगा था। रघु जी, आज खेत की बहुत याद आ रही है। मुझे भी भाग्यवान, पर जब भी उस खेत के बारे में सोचता हूँ तुम्हारी वो बेहोशी याद आ जाती है। डॉक्टर का चेहरा और वो शब्द, और पैसे लगेंगे। रघु जी, अगर मैं नहीं भी बचती तब भी आप उसे बेचते। भाग्यवान, तुम मेरी जीवन साथी नहीं, मेरा जीवन हो। उस मिट्टी में मैं तुम्हारे साथ सपना देखा था, लेकिन अगर वो सपना ही नहीं रहा तो खेत किस काम का। गौरी चुप हो जाती है। दोनों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। चिंटू ये सब देख रहा होता है, लेकिन उसका छोटा सा दिल ये नहीं समझता कि खेत बिक चुका है, और उसकी मासूम समझ मिट्टी से उसका जुड़ाव नहीं तोड़ने देती। उधर मोहन सेठ नए खेत में अपना नया घर बनाना शुरू कर दिया था। कुछ मजदूर गड्ढा खोद रहे थे। तभी उनको एक मिट्टी का घड़ा मिला जो सोने और चांदी के सिक्कों से भरा था। जल्दी पूरे गांव में ये बात फैल गई कि रघु के खेत में खजाना निकला है। ये सुनकर मोहन सेठ खुशी से झूम उठा। वाह, क्या किस्मत है मेरी। पहले ही खेत को आधी कीमत पर खरीदा था और अब उसमें खजाना निकला। वाह वाह, किसी की किस्मत हो तो मोहन सेठ जैसी हो। ये खबर सुनकर रघु टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भाग्यवान, लगता है भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया है। अब वो मिट्टी, वो खजाना हमारा नहीं रहा। अगर वो हमारे नसीब में होता तो हमसे दूर नहीं जाता। अगले दिन भोला भाला बच्चा चिंटू अपने खेत पर चला गया और वहाँ पर खेलने लगा। तभी उसकी नजर एक मटकी पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा तो उसमें कुछ कागज थे। उस कागज को लेकर वो अपने पिता के पास गया। अम्मा, बाबा, देखो ये क्या मिला खेत में। अरे, ये तो जमीन के असली कागजात हैं। रघु जी, क्या ये साबित कर सकते हैं कि खेत अब भी हमारा है? हाँ भाग्यवान, इन कागजों में लिखा है कि हमारे दादाजी ने ये खेत अपनी इच्छा पर छोड़ा था। बिना उचित दाम और कानूनी प्रक्रिया के ये खेत नहीं बेचा जा सकता है। उन कागजों को देखकर रघु को एक नई उम्मीद मिल गई थी। वो तुरंत कागजों को लेकर तहसील कार्यालय गया। सर जी, ये देखिए, क्या है ये? मेरे खेत के असली कागज हैं। ये दस्तावेज तो बिल्कुल असली है। मोहन सेठ ने जिस तरह से खेत खरीदा है वो अवैध है। उस सौदे को रद्द किया जाता है। तो क्या मैं अपना खेत वापस ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए पंचायत का फैसला जरूरी है। रघु के अंदर एक नई ऊर्जा आ गई थी। वो सीधा गांव लौटा और सभी गांव वालों को बुलाकर पंचायत बैठाने की अपील करता है। रघु, जो दस्तावेज लाया है वो सही है। मोहन सेठ, इसके बारे में तुम्हें कुछ कहना है क्या? मैंने ये सौदा ईमानदारी से किया था। उसने खुद मुझे इस खेत को बेचा था। सेठ जी, आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है, वो भी तब जब मेरी पत्नी अंतिम सांसें गिन रही थी। मोहन सेठ, दस्तावेजों के अनुसार ये सौदा गलत है और गांव की मर्यादा में लालच की कोई जगह नहीं है। इसीलिए ये खेत रघु को वापस मिलेगा। रघु की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद उसका खेत वापस मिल गया। खेत वापस मिलने के बाद रघु और गौरी के जीवन में नई सुबह आ गई। लेकिन खेत कई वर्षों से वीरान पड़ा था, बंजर और सूख चुका था। अब वहाँ मिट्टी दरक रही थी, लेकिन रघु के हौसले में अब भी कोई दरार नहीं थी।